My dear students, how are you all? Welcome back to my channel. So, today we will discuss a very important topic of fundamental unit of life. Okay, this is nucleus. So, nucleus is present in all the cells. Okay, we will start from here. Nucleus is present in all the cells, whether it is plant cell, animal cell or bacterial cell. Okay, nucleus is also known as a brain of the cell. Why? Because it control all the activities of the cell. But how it can control all the activities of the cell, that we will discuss here. Okay, earlier we have discussed how to make a temporary mount of onion peel. Okay, you see onion peel is having plant cell. Okay, because it is a plant part, so it is having a plant cell. So we have made a slide of onion peel and we have observed plant cell. Okay, so we had put iodine solution on the peel. Okay, we can put iodine solution also, or we can put safranin stain also to stain nucleus cytoplasm of the cell. Okay, otherwise we will not be able to see different parts of the cell. So in our laboratories we are having compound microscope. तो उसमें compound microscope में हम nucleus देख पाते हैं, cytoplasm देख पाते हैं और सेल मेम्ब्रेन देख पाते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल काफ़ी पास एकदम, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. ओके, बट टुगेदर वी कैन सी दैट. ओके, सो हम आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं? व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन? ओके, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बिकॉज सेल इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन कलर. ओके, वी नीड टू स्टेन इट. ठीक है, जैसे कपड़ों को डाई किया जाता है ना, वैसे ही हम सेल को स्टेन करेंगे. फाइन, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell give evenly colored? Okay, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या सभी का कलर, जितने भी रीजन हैं सेल के, सबका कलर सेम आएगा? तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सेल जैसे मान लो ये प्लांट सेल हमने देखा, इसके बीच में एक हमको डार्कली स्टेन्ड बॉडी नज़र आएगी, जो क्या है? न्यूक्लियस. ओके, ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है. तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन. ओके, क्योंकि सबकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है. देखो, अब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अल्टीमेटली बने तो वो केमिकल से ही हैं. ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं वो केमिकल से ही बने हैं. डिफरेंट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सब से मिलकर बने हैं. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये जो प्रोटीन्स होते हैं किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, एंड नाइट्रोजन. फाइन, तो डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर केमिकल नेचर. सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों ऐसा होता है कि सब जब हम स्टेन करते हैं तो सबका डिफरेंट कलर क्यों दिखता है. जैसे हमें साइटोप्लाज्म जो है वो लाइटली स्टेन्ड दिखेगा, और जो न्यूक्लियस है वो डार्कली स्टेन्ड, मतलब काफ़ी डार्क रीजन हमें दिखेगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन. Apart from iodine solution, okay, we could also use saffronin solution और methylene blue. ठीक है, saffronin solution अगर यूज़ करेंगे तो हमें पिंक कलर का सेल दिखेगा. ठीक है, मिथिलीन ब्लू यूज़ करेंगे तो हमें ब्लू कलर का सेल दिखेगा. इट इज़ ड्यू टू द कलर ऑफ द स्टेन. नहीं तो जो सेल है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन अनियन. लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी. देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग, नो, वी आर एनिमल, सोशल एनिमल. सो हाउ वी कैन ऑब्जर्व एनिमल सेल? तो एनिमल सेल देखने के लिए अगर हमें स्लाइड बनानी है तो वो हमें स्लाइड बनानी पड़ेगी चीक सेल की. हमारे जो चीक्स हैं उनका जो इनर
वॉल है वहाँ से हमें सेल लेने पड़ेंगे। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा हमारे जैसे टंग क्लीनर से तो हम टंग क्लीन करते हैं, ठीक है। उसी टंग क्लीनर से अगर आप अपने चीक्स क्लीन करेंगे तो बिल्कुल एक बारीक सी लेयर आपको दिखेगी कि हल्की सी लेयर है, ठीक है। तो वो क्या है, चीक सेल्स हैं, ठीक है। चीक सेल्स हम रिमूव कर सकते हैं इजीली, आइसक्रीम स्कूप से भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प्ररी ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे। फिर वी यूज़ आइसक्रीम स्पून एंड जेंटली, ओके, ज़्यादा रगड़ना नहीं है चीक्स को, फ्रॉम द इनर साइड, ओके। जैसे हमारा क्या है, बक्कल कैविटी है ना, ओरल कैविटी, हम अब ओरल कैविटी को क्लीन भी करते हैं। जैसे ओरल कैविटी में टंग है, टीथ है, टीथ ब्रश से क्लीन करते हैं, टंग भी हम क्लीन करते हैं अपनी, ठीक है। तो चीक्स जो है इनर साइड से हम इजीली अगर आइसक्रीम स्पून से जेंटली रिमूव करें तो हमें बाय आर नेक्ड आई वी विल नॉट बी एबल टू सी दो सेल्स, ओके। लेकिन हमें हल्का सा ऐसे लगेगा कि थोड़ा थिक सा स्लाइवा है, ठीक है, स्लाइवा ही दिखेगा हमें उसमें, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली। तो वो जो थिक सा हमें स्लाइवा दिख रहा है वहाँ पे, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें ग्लास स्लाइड पे रखना है जेंटली, और उस पे हमने डालनी है मिथिलीन ब्लू, जो क्या है, स्टेन है, ठीक है, जो उसको ब्लू कलर देगा। अदरवाइज़ वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर हम मिथिलीन ब्लू यूज़ करते हैं तो वो सेल्स को ब्लू कलर देगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो डार्कली स्टेन्ड होगा ब्लू कलर का। नाउ मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट कवर स्लिप, कवर स्लिप ज़रूर लगानी है, नहीं तो क्या होता है, कई बार हमारा माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ये हुई परमानेंट स्लाइड, इस पे हमने क्या रखा, जो लिक्विड हमारे चीक से निकला है, ठीक है, फिर उसको हम कवर कर देंगे कवर स्लिप से, एंड वी कैन ऑब्जर्व इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमें एनिमल सेल्स दिखेंगे इस तरीके से, एक मतलब हल्का हल्का लेयर दिखेगा, और बीच में सेंटर में हमको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल, वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। तो ये आपको अपनी लैब मैनुअल में भी इस तरह से ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा एनिमल सेल, ओके, और जो शेप है उसकी इस तरीके से होगी एनिमल सेल की। तो हमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिखेगा, हमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन उसमें दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द एनिमल सेल। अब हम थोड़ा सा डिटेल में न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सी, वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, सो आंसर इज येस, ओके। ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल, तो हाँ, अनियन पील सेल में भी हमें न्यूक्लियस दिखाई दिया था, जैसे हमको एनिमल सेल में दिखा, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है उसके आसपास, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल है, अब सिर्फ मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। तो जैसे ये न्यूक्लियस जो है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन, इस तरह से, इस ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है ये, और इसमें पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर डिटेल देखेंगे ना न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियर पोर, और इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल,
ओके। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब हम सेल पूरा हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम डायग्राम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, क्योंकि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है यही बताएगा पूरे सेल को कि किस टाइप का मॉलिक्यूल हमारे सेल ने बनाना है। जैसे हमारे बॉडी में देखो इंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं डिफरेंट टाइप के, और कुछ बॉडी पार्ट में न्यू सेल्स भी बन रहे हैं। तो किस बॉडी पार्ट में कैसा एंजाइम बनेगा, जैसे पेनक्रियाज में डिफरेंट टाइप के एंजाइम बनेंगे। ठीक है, और सिलाइवरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनेंगे, और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बना रहे हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस है, थायराइड ग्लैंड है, तो ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बना रहे हैं। तो उनमें जो सेल प्रेजेंट हैं वही तो हार्मोन बनाएंगे ना, बाहर से तो नहीं आएंगे, उन्हीं के अंदर कुछ सेल्स हैं जो ये सब बना रहे हैं। और वो सेल कैसे बनाएंगे, वो उनके बीच में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो उसको गाइड करेगा सेल को कि तुम्हें इस टाइप का हार्मोन बनाना है, ऐसा एंजाइम बनाना है। वो सब ऑर्डर कहाँ से आता है, क्रोमेटिन मटेरियल से। ठीक है, सो न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम क्या है और क्रोमेटिन मटेरियल क्या है। देखो क्रोमेटिन मटेरियल तो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, सेल हैज़ टू डिवाइड, ओके, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर मेकिंग गैमीट्स ऑल्सो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा, थ्रेड लाइक। लेकिन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक फिक्स्ड शेप, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना यही कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम्स में, तो इट विल अटेन अ स्पेसिफिक शेप। ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या बनाए हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, ये मैंने एक पेयर बनाया है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना उन सभी सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इट विल अटेन अ स्पेसिफिक शेप, ओके, और उसकी शेप इस टाइप की होगी। ठीक है, सबकी शेप और साइज सेम नहीं होता है, ठीक है, सबका डिफरेंट होता है, पर अप्रॉक्सीमेटली यही स्ट्रक्चर होती है सभी के सभी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में क्या है, इंफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम बना है डीएनए से, प्लस एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इससे मिलके बना है क्रोमोसोम। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमेटिन मटेरियल भी इसी से बना है, क्रोमोसोम भी इसी से बना है, तो केमिकली दोनों ही सेम है केमिकल कंपोजिशन। लेकिन ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये थिक हो जाता है एंड इट अटेन अ पर्टिकुलर शेप and it is known as a chromosome then. okay, chromosome are composed of DNA and protein, और इस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब डीएनए में प्रेजेंट है कि किस तरह का हमें मॉलिक्यूल बनाना है, किस तरह का मॉलिक्यूल वो पर्टिकुलर सेल बनाएगा। वो एंजाइम भी हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, या वो और कोई केमिकल भी हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट है डीएनए का उसको हम क्या कहेंगे, जीन। ठीक है, ये जो जीन है ना ये क्या है, यहाँ पे देखो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहेंगे। ये जो जीन होता है ये एक
पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस डिटेल में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो अभी इस लेवल पे आपको इतना ही समझना है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है थ्रेड लाइक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड व्हेन सेल हैज़ टू डिवाइड इट विल बिकम थिक एंड अटेन अ पर्टिकुलर शेप नोन एज ए क्रोमोसोम्स, एंड इन आवर बॉडी ईच एंड एवरी सेल इज हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए जो है वो काफ़ी लेंथी होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक होते हैं डीएनए, उनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म देने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ओके। हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, बीच बीच में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ऊन का हम गोला सा बनाते हैं ना, तो बीच में हम क्या हाथ रखते हैं और उसके ऊपर थ्रेड लपेटते रहते हैं, ठीक है, ताकि एक हमको बॉल मिल जाए उसकी वूल की, ठीक है। वैसे हिस्टोन प्रोटीन के आसपास ये पूरा लिपटा होता है डीएनए, ठीक है, ताकि वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए। नहीं तो डीएनए काफ़ी मतलब लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो बहुत मुश्किल होगा डीएनए को न्यूक्लियस में समेटना। तो हिस्टोन प्रोटीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैकेजिंग द डीएनए. So in a cell which is not dividing, DNA is present as a part of chromatin material. कई बार हम इसको chromatin fibers भी बोल देते हैं. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever cell is about to divide, chromatin material get organized into chromosome. तो chromatin material क्या है, convert हो जाएगा chromosomes में. ठीक है. न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. ओके, जब सेल को डिवाइड करना है दो में, तब भी न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. तो दो तरह की डिवीजन हमने डिस्कस की हैं, माइटोसिस और मियोसिस. ओके, माइटोसिस से एक सेल से दो सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है. लेकिन मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है, तो इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो सेल में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ प्रोटीन बनेंगे, कुछ इंजाइम, हार्मोन्स, लिपिड्स बनते हैं सेल में. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस. ओके, वो सेल कहाँ पे है, वो पेनक्रियाटिक सेल है, वो लीवर सेल है, कौन से ऑर्गन का सेल है, किस ग्लैंड का सेल है, उस पर डिपेंड करेगा. तो कुछ बैक्टीरिया भी हैं. ओके, अब हमने देखा है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ओके, दे आर प्रोकैरियोटिक. इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है सेल का वो काफ़ी पोरली डिफाइंड होता है. ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. जेनेटिक मटेरियल जो है वो एज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस न्यूक्लियोइड. ओके, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. ठीक है, तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ओके, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए. ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए है मेन, कुछ में आरएनए है. ठीक है, हमारे केस में क्या होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है. अब उसका क्या फंक्शन है, दैट यू विल डू इन सीनियर क्लासेस. ओके, सो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. ओके, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक. प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब है कैरियन यानी न्यूक्लियस. मतलब उनमें काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वो वेल डेवलप्ड नहीं है. ओके, जेनेटिक मटेरियल जो है एज सच साइटोप्लाज्म में पड़ा है, देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं.
ठीक है। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। जैसे जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं सब यूकैरियोट्स हैं, हम भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles, ओके, जैसे गोल्गी बॉडी हम पढ़ेंगे आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ओके, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं ना वो क्या हैं, प्रोकैरियोटिक। सभी के सभी बैक्टीरियल सेल सभी के सभी प्रोकैरियोटिक हैं और सभी के सभी प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई poorly organized part of the cytoplasm, okay. Chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle bag-like structure, not with the plastid as in eukaryote। जो यूकैरियोटिक सेल हैं मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। एक मेम्ब्रेनस वेसिकल होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें एब्सेंट होगा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कौन से हैं, बैक्टीरियल सेल्स। तो सभी के सभी बैक्टीरिया क्या हैं, prokaryotes, fine. So today we will do up to this only. In next class I will start with the cytoplasm. So just have a reading of your NCERT book. Bye everyone, take care.